बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम देखते हैं भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। कौन से सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और कौन से सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। हमने कहा भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो। कितने वर्ड के? तीन वर्ड के। नंबर वन पे हमारे पास क्या आती है? नंबर वन पे आपने बोले कि एंडो। नंबर वन पे क्या आती है? एंडो। दूसरे नंबर पे जो वर्ड आता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मिक बोलते हैं। दूसरे नंबर पे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिक बोलते हैं। तीसरे नंबर पे वर्ड हमारे पास क्या आता है? रेटिकुलम। क्या आता है वर्ड? रेटिकुलम आती है। हमने कहा भाई सबसे पहले देखिए जो इंडो है, इंडो का मतलब होता है इनसाइड। इंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। इंडो की बात करें तो इंडो का मतलब हो गया इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का वर्ड याद रखना हमेशा, इसका मतलब होता है नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है? नेटवर्क। या इसका मतलब क्या होता है? चैनल्स। या इसका मतलब क्या होता है? चैनल्स। तो मैंने कहा भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक इंडो, इंडो का मतलब हो गया इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क या चैनल्स हो गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या बोले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो अगर आपसे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगी तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क, मैंने क्या कहा कि नेटवर्क ऑफ interconnected, network of interconnected flattened sac like structure, flattened sac like structure, flattened आपके पास क्या आएगा? sac like structure, flattened sac like structure extended from कहां से एक्सटेंड होंगे? आपने बोले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कहां पे एक्सपेंड होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होती है? एक्सटेंड होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन में हमने क्या किया। हमने कहा कि नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? देखो नेटवर्क, नेटवर्क में आप क्या बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें आपस में मिलती है तो क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। ऐसे होता है। अब सेम इज दैट यहां पे क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड से का मतलब होता है आपके पास बैग या गुब्बारा। ठीक है, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स होती है जो पतली, उनकी जो वाल होती है वो क्या होती है? थिन होती है। इसीलिए हमने क्या बोला? उन्हें फ्लैटेंड बोला। वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और वो एक्सटेंड कहां से होते हैं? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक बार फिर डिफाइन करें। हमने कहा नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड है जो कहां से एक्सटेंड होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज ले लेना आपने कि ये हमने क्या बनाया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होगी? एक्सटेंड होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहां तक एक्सटेंड होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होगी? ये एक्सटेंड होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होगी। उस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सेल को हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। याद रखिए। अब देखिए भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके हिस्ट्री की बात करते हैं। इसकी किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ। आपने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो 1945 में, कब? 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया गया था? ऑब्जर्व किया गया था। तो आपने क्या बोले कि 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन आपने याद रखना कि 1953 में जाके, 1953 में जाके इसकी क्या की गई थी? रिपोर्ट की गई थी। तो इसकी रिपोर्ट कब की गई? 1953 में इसकी क्या की गई थी? रिपोर्ट
की गई थी। ये याद हो जाएगा। 1953 में इसकी रिपोर्ट की गई थी। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था पॉर्टर, एक का नाम क्या था पॉर्टर, और दूसरे का नाम था थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन नाम था। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया 1945 में अगर लिखा गया है तो 1945 में इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। लेकिन असल में हुआ क्या था कि 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया गया था और 1953 में जाके इसे क्या की गई थी, इसकी रिपोर्ट की गई थी। याद है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम देखें कि भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इसकी हम किसकी बात करते हैं? अकरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस में आपने बोले हमने कहा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। आपने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें किसकी बात करें? प्रोकैरियोट्स की बात करें। किसकी बात करें? प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये क्या होगी? एब्सेंट होगी। प्रोकैरियोट में क्या होगी? एब्सेंट होगी। यहां से प्रोकैरियोट्स में क्या होगी? एब्सेंट होगी। लेकिन अब यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आपने क्या बोले कि ये प्रेजेंट होगी। यूकैरियोट्स में क्या होगी? प्रेजेंट होगी। यूकैरियोट्स की बात करें तो आपने बोला कि वो यूकैरियोट्स में ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन मसला ये है कि भी हर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो वैल्यू है, नंबरिंग है, वो सेम नहीं होती, वो वेरी करती है। जैसे कि आपने आपने बोले कि हम देखें आरबीसीज की बात करें, ठीक है, इसी तरह एक अंडे की बात करें, इसी तरह आपने बोले कि एम्ब्रियोनिक सेल्स की बात करें। इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम होते हैं, यानी कि लेग होते हैं, कम होते हैं। इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, हम किसकी बात करें? स्केलेटल मसल सेल की बात करें। किसकी बात करें? स्केलेटल मसल सेल की बात करें। ठीक होगा? स्केलेटल मसल सेल्स में ये मोर यानी कि ज्यादा पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पे से क्या बोलते हैं? हम स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वहां पे से हम स्पेशल नाम देते हैं सार्को, यहां पे उसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं? रेटिकुलम। उसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। याद है? क्लियर होगा? तो हमने ओवरऑल क्या देखा? हमने भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन देखी। 1945 में से ऑब्जर्व किया गया था। 1953 में इसकी रिपोर्ट की थी। दो साइंटिस्ट ने, एक को पॉटर, दूसरे को क्या बोलते हैं? थॉमसन बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि इसमें कहा प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी जो नंबरिंग है वो क्या करती है? वेरी करती है। याद है? क्लियर होगा? अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने कहा स्ट्रक्चर में देखें तो पहली चीज देखें, आपके पास यहाँ पे आपको ये देखो इस तरह की फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रही जो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ क्या चीजें अरेंज है, थैलियां नजर आ रही। इन थैलियों को हम क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। क्या कहेंगे? सिस्टर्नी कहेंगे। इन थैलियों को हम क्या नाम देंगे? सिस्टर्नी का नाम देंगे। तो आपने स्ट्रक्चर में पहली चीज क्या देखी? पहली चीज आपने देखी भाई इसकी क्या आ गई? सिस्टर्नी आ गई। नंबर 1 इसका क्या आ गया? सिस्टर्नी आ गई। अब सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी के केस में आपने क्या बोले कि इसे आल्सो कॉल्ड लेमिनर फॉर्म बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? लेमिनर फॉर्म बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे? लेमिनर फॉर्म बोलेंगे। यहां तक भी क्लियर होगा? अब सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी जो है वो आपके पास क्या होती है? सिस्टर्नी की बात करें तो ये आपके पास छोटे से, ठीक है, स्मॉल फ्लैटेंड, ये आपके पास क्या होती है? स्मॉल फ्लैटेंड, स्मॉल क्या होगी? फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेक लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। तो पहला पॉइंट आपने क्या बोले कि जो सिस्टर्नी है वो छोटे से फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक बोलते हैं थैलियों को, थैलियों की तरह क्या होती है? ये स्ट्रक्चर होती है। और फ्लैटेंड ज्यादा तौर पर वर्ड यूज होते हैं जिसकी वाल क्या होती है? थिन हो। इनकी वाल क्या होती है? थिन होती है।
अप्रोक्सीमेटली इनका जो डायमीटर है वो कितना होता है 40 से लेकर 50 माइक्रोमीटर। कितना? 40 से 50 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है साइज होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है कि इनके पास यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज है इनके पास क्या प्रेजेंट होती है दूसरे नंबर पे। नंबर 2 पे हमने कहा ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ट्यूब्यूल्स के केस में आपने ये बोलना कि ये क्या होती है लंबी होती है, लॉन्ग होती है, बड़ी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास क्या होगी लॉन्ग, ये आपके पास क्या होगी लॉन्ग। ठीक होगा। पहली चीज हमने कहा भाई ये लॉन्ग होती है। दूसरा पॉइंट आपने ये बोले कि ये क्या होती है ब्रांच्ड होती है। ये क्या होती है ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी तरह स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो हमने क्या कहा भाई कि क्या होती है ब्रांच्ड ट्यूब लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होती है जिसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर होता है 25 से लेकर 500 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 25 से 500 माइक्रोमीटर इसका क्या होगा डायमीटर होगा। यहां तक क्लियर होगा। तीसरी चीज हमने कहा भाई यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं वेसिकल्स बोलते हैं। सपोज कर लो हमने यहाँ पे बनाया तीसरी चीज हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है वेसिकल्स यानी कि वेसिकुलर फॉर्म्स क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो हमने कहा भाई कि तीसरी चीज इसके स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। और वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स जो है ये आपने क्या बोलना है कि जो वेसिकल्स है ये ओवल शेप्ड होती है। किस तरह की होती है? ओवल शेप्ड होती है यानी कि अंडे की तरह इसकी क्या होती है शेप होती है। ये क्लियर हो गया। वेक्यूलर स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड वेक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आप इस तरह डिफाइन करें कि ओवल शेप्ड वेक्यूलर स्ट्रक्चर। ओवल शेप्ड वेक्यूलर क्या होती है स्ट्रक्चर होती है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? इसके हम डायमीटर की बात करें इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 50 से लेकर 190 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर होता है 25 से लेकर 500 माइक्रोमीटर। 25 से 500 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है डायमीटर होता है। यहां तक क्लियर होगा। तो और अगर आपसे पूछे भाई स्ट्रक्चर आप किसके बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपने बोले कि तीन चीजें होती है स्ट्रक्चर में। एक सिस्टर्नी, दूसरा आपके पास ट्यूब्यूल्स, तीसरा क्या आती है वेसिकल्स। क्लियर होगा। फिर हमने कहा भाई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है? दो टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पे इसकी दो टाइप्स होती है। जिस पार्ट पे जिन्हों मैंने डॉट बनाया है रेड से इन रेड को हम क्या बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जिसके अंदर प्रेजेंट होगा ऐसी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेटिकुलम बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके पास राइबोसोम हो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके पास राइबोसोम नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये भी क्लियर होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जिसके पास राइबोसोम होगा उसे क्या बोलेंगे? हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये दो चीजें क्लियर होगी। अच्छा आपने क्या बोला कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ज्यादा तौर पर न्यूक्लियस के क्या होता है करीब होते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या बोले कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसके करीब होगा? न्यूक्लियस के करीब होगा। तो हमने क्या कहा भाई कहां पे होते हैं? नियर न्यूक्लियस के क्या होते हैं करीब होते हैं। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होगा? नियर साइटोप्लाज्म के करीब होगा। या आपने बोले किसकी जगह पे? ऑर्गेनेलीज के क्या होगा? करीब होगा। दूसरे ऑर्गेनेलीज के क्या होगा? करीब होगा। याद तक समझ गए। अच्छा हमने कहा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इनकी हम थोड़ी सी मजीद डिटेल करते हैं। अच्छा, हमने कहा सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात है तो इसमें हम कह सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट हमने कहा भाई ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के क्या होता है, करीब होते हैं। नंबर 2 हमने कहा भाई ऐसी, इसको अगर डिफाइन करें तो ऐसी टाइप ऑफ राइबोसोम जिसके पास ऐसी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने कहा भाई ऐसी टाइप ऑफ राइबोसोम which contain राइबोसोम, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अब आपको पता है कि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज करें, जो सेल्स प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक्टिव है, उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, अबंडेंट होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपने क्या बोले, आपने बोलना है कि दोज सेल्स which are ऑप्टिकली एक्टिव, जो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे फॉर किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फॉर आपने क्या बोले, प्रोटीन सिंथेसिस, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उसे हम क्या, उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या होंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबंडेंट होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, एबंडेंट होगा। यहां तक समझिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो हमने कहा कि हमारे पास पैंक्रियाज आ गया। किसकी बात करते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसके अंदर क्या होता है, एबंडेंट होते हैं। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा कि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या बोले कि ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नंबर 1 पे आपने क्या कहा, प्रोटीन की क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। नंबर 2 देखो आपने क्या बोले कि ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल्स को। इसी तरह आपने बोला है कि ये जो नए मेम्ब्रेन्स है उनकी फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने क्या बोले कि इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, नए मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में भी ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। याद रखिए, तो हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स, नए मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ऐसी टाइप ऑफ राइबोसोम जिनके अंदर, ऐसी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके अंदर राइबोसोम ना हो। तो आपने बोला है कि डज नॉट हैव राइबोसोम, इनके अंदर राइबोसोम नहीं होगा। डज नॉट हैव राइबोसोम, इसके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि भाई जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं होता। लेकिन हम देखें भी कि आपने क्या बोले कि इसके अंदर राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये किसकी तरफ होता है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होगा, अवे होगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा। न्यूक्लियस से क्या होगा,
न्यूक्लियस से दूर होगा। यहां तक समझे। फिर मैंने कहा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोस्ट अबंडेंट ऐसे सेल्स में होते हैं जिनके जो प्रोटीन सिंथेसिस जो लिपिड सिंथेसिस के लिए एक्टिव हो। ये आपने क्या बोले कि मोस्ट अबंडेंट ऐसे सेल्स में होते हैं जो लिपिड की जो किसके लिए लिपिड की सिंथेसिस के लिए लिपिड की सिंथेसिस में क्या हो एक्टिव हो। लिपिड की सिंथेसिस में जो एक्टिव हो उससे क्या उसमें क्या होगा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा होंगे। जैसे कि आपने क्या बोले कि इंटरस्टिशियल सेल क्या आते हैं फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल सेल जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल्स आ गया। जैसे कि आपने क्या बोले कि मसल सेल्स आ गया मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर यानी कि ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं वहां पे एक्सप्रेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। याद रख समझिए कोई मसला। चले अब हमने कहा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे स्मूथ क्यों बोलते हैं तो आपने बोले कि इसकी स्मूथ लाइक क्या होती है अपीयरेंस होती है। इसी तरह रफ क्यों बोलते हैं रफ की आपने बोला कि रफ लाइक क्या होती है अपीयरेंस होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है ग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेनुलेटेड क्या कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है रेटिकुलम भी कहा जाता है। इसे आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं ग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं क्योंकि इसके क्या होती है ग्रेनुलर हिंग्स होती है। याद है क्लियर हो गया। अच्छा अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें इसकी किसकी बात करते हैं फंक्शन की बात करें फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट नंबर 1 हमने कहा कि पहला फंक्शन इसका क्या होता है लिपिड की सिंथेसिस करना। नंबर 1 इसका फंक्शन क्या है लिपिड की सिंथेसिस करना। नंबर 2 दूसरा काम इसका क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन की जो कोलेस्ट्रॉल है स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल है इस कन्वर्ट करता है किस चीज में कन्वर्ट इनटू विटामिन डी। उसे क्या करता है कन्वर्ट करता है किस चीज में विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि भी जो कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन आपकी स्किन के ऊपर जो स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे विटामिन डी में कन्वर्ट करेगा। दो हो गई। तीसरा पॉइंट देखो आपने क्या बोला कि लीवर की बात करें ये लीवर की भी मदद करता है किस चीज में डिटॉक्सिफिकेशन में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें भी लीवर की ये क्या करती है मदद करती है यानी कि हेल्प करती है। यहां तक भी क्लियर होगा। इसके अलावा हमें बोलूं तो आपने क्या बोले कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो ये दोनों क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक मटेरियल को पास आउट करने में। फॉर एग्जांपल ये समझो कि यहाँ पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल है ये आपके पास क्या है जेनेटिक मटेरियल ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से इनसे होते हुए दूसरे ऑर्गेनेलीज वगैरह की तरफ क्या करेंगे मूव करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनेलीज तक न्यूक्लियस से कौन ट्रांसफर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर करता है। उम्मीद है आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।